चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते बनते बनते बिगड़ क्यों जाते हैं और इसी जोश ने चिराग पासवान को जीवित रखा है। धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। इसी जोश ने चिराग पासवान को यहाँ तक लेकर आया है। भले वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं कभी बन पाए, लेकिन राजनीति उन्होंने हमेशा अपने शर्तों पर की। बस आप सब इसी तरीके से मेरा साथ दीजिए। चिराग पासवान अब कह रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और जो जोश, जो उत्साह मुझे आपसे मिलता है, वही मेरी ताकत को बढ़ाता है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या चिराग पासवान का वोट जेडीयू को जाएगा? धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान, ये नारा बिहार में गूंजता था और रामविलास पासवान लगातार चुनाव जीतते गए। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान के कद के नेता बहुत कम हुए। भले वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं कभी बन पाए, लेकिन राजनीति उन्होंने हमेशा अपने शर्तों पर की। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम आगे बात करने जा रहे हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते बनते बनते बिगड़ क्यों जाते हैं और बिगड़ते बिगड़ते बन क्यों जाते हैं। शुरुआत करेंगे 1977 से। 1977 के चुनाव में जयप्रकाश नारायण ने 3 उम्मीदवारों के लिए लिख करके दिया जनता पार्टी को मेरा उम्मीदवार। उसमें एक थे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव मैदान में उतरे और एक नया रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। लेकिन उसी चुनाव में एक और व्यक्ति का दावा था कि उसके लिए भी जयप्रकाश नारायण ने लिख कर दिया था मेरा उम्मीदवार, लेकिन उस तक ये सूचना ही नहीं पहुंची। वो कोई और नहीं, वो नीतीश कुमार थे। और ये दावा किया जा रहा है और उस वक्त किया गया कि नीतीश कुमार तक ये सूचना जो नहीं पहुंची, उसकी वजह रामविलास पासवान थे। हालांकि इसकी पुष्टि कभी किसी बड़े नेता ने सार्वजनिक मंच से नहीं की, लेकिन ये कहानी लगातार सुनाई पड़ती रही। रामविलास पासवान का कद बढ़ रहा था। उसके बाद बिहार में पटना के पास बेलछी में नरसंहार हुआ। 11 लोगों की हत्या कर दी गई। इनमें ज्यादातर दलित थे और हत्या करने का आरोप जो था वो कुर्मियों पर था। इसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ। नीतीश कुमार हरनौत से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1980 के चुनाव में भी नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि बेलछी कांड की वजह से दलितों ने जो है समर्थन नीतीश कुमार को नहीं किया, क्योंकि वो कुर्मी जाति से आते थे। नीतीश कुमार और रामविलास पासवान एक पार्टी में होते हुए भी दोनों की राह कई बार अलग दिखी और बाद में तो दोनों ने अपनी अपनी राह अलग ही कर दी। रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई तो नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई। दोनों जनता दल से बाहर आ चुके थे और अपनी अलग पहचान पार्टी के दम पर बना रहे थे। इसी बीच नीतीश कुमार जो है उनका कद बढ़ता गया और वो देश के रेल मंत्री भी बने, रामविलास पासवान भी रेल मंत्री बने। और दोनों नेता लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक दूसरे के साथ कम, एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा नजर आ रहे थे। कहा जाता है कि साल 2000 था जब ये ऑफर रामविलास पासवान को बीजेपी की तरफ से दिया गया कि वो बिहार में मुख्यमंत्री बने, लेकिन रामविलास पासवान ने बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई और फिर आया साल 2005। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बन सकती थी, जो पहला चुनाव हुआ 2005 में उसके बाद, लेकिन उस बार किंग मेकर की भूमिका में थे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान की पार्टी के 29 विधायक चुनाव जीते थे। ना एनडीए के पास बहुमत था, ना आरजेडी के पास बहुमत था। रामविलास पासवान ने कहा जो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएगा उसे ही वो समर्थन देंगे। जाहिर सी बात थी, ना एनडीए तैयार हुआ इस पे और ना आरजेडी तैयार हुई। सरकार किसी की नहीं बनी। रामविलास पासवान की पार्टी में बगावत हो गई। उसके बाद खैर दोबारा उसी साल चुनाव हुए और उस चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला और रामविलास पासवान की पार्टी के विधायकों की संख्या घटकर सिर्फ 10 रह गई। कहा गया कि रामविलास पासवान चाहते तो किसी को मुख्यमंत्री बना करके बड़ी भूमिका निभा सकते थे,
लेकिन ये रामविलास पासवान का एक बड़ा दांव था। दरअसल उन्हें पता था कि 5% से ज्यादा जो दुसाध समाज है यानी पासवान वोटर्स हैं वो उन्हें वोट कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने साथ में करीब करीब 17-18% जो मुसलमान हैं उनको खुद से जोड़ लिया तो बिहार की राजनीति में उनसे बड़ा कद किसी का नहीं होगा। ये कितना हुआ नहीं हुआ इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। रामविलास पासवान चले गए थे यूपीए के साथ में। 2004 से 2014 तक वो यूपीए की सरकार में मंत्री रहे और उस दौरान नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 2005 से बन गए थे और वो एनडीए का हिस्सा थे। लेकिन 2014 के बाद दोनों एक बार फिर साथ आए। दोनों एनडीए का हिस्सा थे, रामविलास पासवान भी और नीतीश कुमार भी। जाहिर सी बात थी दोनों के बीच पहले से बहुत ज्यादा संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन दोनों एक जो गठबंधन था उसका हिस्सा थे, तो दोनों ने एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी बातें कही और रिश्ता लगा सुधर रहा है। लेकिन 2019 में इसी बीच राज्यसभा के लिए उपचुनाव होता है। कहा जाता है कि रामविलास पासवान उस चुनाव में जब खड़े हुए तो उन्होंने बीजेपी से पहले बात की। ये बात नीतीश कुमार को पसंद नहीं आई, ऐसा दावा किया जाता है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। नीतीश कुमार ने उनसे कहा, जो दावा है उसके मुताबिक, कि जब आपने बीजेपी से बात कर ली तो मुझसे बात करने की क्या जरूरत है। उस वक्त ये भी खबर आई कि रामविलास पासवान नीतीश कुमार के घर गए, लेकिन नीतीश कुमार उनके साथ विधानसभा नहीं गए और विधानसभा में नॉमिनेशन जो राज्यसभा के लिए करना था उसके लिए रामविलास पासवान को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, तब नीतीश कुमार आए। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि हाँ उन्हें इंतजार करना पड़ा, लेकिन एलजेपी की तरफ से कई बार ये बात कही गई। उस दौरान एक शख्स वहां मौजूद था जो सब कुछ देख रहा था। उनका नाम है चिराग पासवान। वो पटना में थे, 2014 से सांसद थे और 2019 में जो नॉमिनेशन थे उनके रामविलास पासवान के, उस वक्त वो वहां मौजूद थे। 2020 में रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनके निधन के बाद पार्टी की जिम्मेदारी चिराग पासवान पर आई, लेकिन शायद चिराग पुरानी घटनाओं को भूल नहीं पाए थे और इसीलिए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने का 2020 के विधानसभा चुनाव में फैसला कर लिया। और कोई वजह नहीं थी। चिराग भी एनडीए में थे और नीतीश भी एनडीए में थे, लेकिन चिराग एनडीए से बाहर आ जाते हैं और सिर्फ नीतीश कुमार को टारगेट करके चुनाव लड़ते हैं। 135 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जीत सिर्फ 1 पाते हैं, लेकिन हरा जो है करीब करीब 53 सीटों पर वो नुकसान पहुंचा देते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान वो किसी दल को पहुंचाते हैं तो उसका नाम है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड को चिराग पासवान करीब 25 सीटों पर नुकसान पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि जेडीयू जो है बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाती है। तीसरे नंबर की पार्टी होना भी कोई बहुत वो बात नहीं है, लेकिन उसमें एक बड़ी बात ये रही कि जेडीयू की सीटें महज 43 होकर रह गई। हालांकि फिर से बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद ये सवाल उठा कि क्या ये रिश्ता फिर से कभी सुधरेगा या इन दोनों के बीच दूरियां बनी रहेगी। इस बीच जब भी चिराग बिहार जाते, नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर निशाना साधते, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते, खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते और खुद को बीजेपी का सहयोगी बताते, लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू पर कोई भी हमला करने से नहीं चूकते। 2024 में फिर से चिराग पासवान एनडीए में वापस आ गए। टेक्निकली बीजेपी के साथ तो वो थे ही, लेकिन एनडीए में उनकी वापसी हो गई और उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्हें 5 सीट दी गई और पांचों के पांचों सीट पर वो जीतने में कामयाब हुए। नीतीश कुमार की पार्टी भी 12 सीट जीतने में कामयाब रही और बीजेपी भी 12 सीट जीतने में कामयाब रही। कहा जाता है कि चिराग पासवान के साथ आने की वजह से ये संभव हो सका क्योंकि 5.5% का जो वोट है चिराग पासवान को, एक तरफा उनके पक्ष में वो वोटिंग करता है। और ये वोट जो है ये रामविलास पासवान ने अपनी मेहनत से अपनी पार्टी से जोड़ा था और वो जो पासवान जाति का वो वोट है वो रामविलास पासवान के बाद भी चिराग पासवान के साथ अभी तक जुड़ा हुआ है।
और इस वजह से ही 2024 में बीजेपी को भी फायदा हुआ, जेडीयू को भी फायदा हुआ और चिराग तो खुद 5 सीटों पर जीत ही गए। फिर आया 2025 का विधानसभा चुनाव। इससे पहले कई घटनाएं हुई। 14 जनवरी का दिन था, मकर संक्रांति, और नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान उनसे नहीं मिलते हैं। हैरानी की बात है कि मेजबान होने के बावजूद वो नहीं मिले। एक बाद में उन्होंने कहा कि वो पूजा पर थे। उस वक्त रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे, बयानबाजी का दौर जारी था, कानून व्यवस्था पर लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे थे और उनकी सभाओं में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के नारे लग रहे थे। फिर सीट बंटवारे की बात आई। कहा गया कि सबसे ज्यादा जो मुश्किल होगी वो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की सीटों में होगी, लेकिन बीजेपी ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह यहां निभाई और अच्छे से सीट बंटवारा कर दिया। चिराग को 29 सीटें दे दी, नीतीश कुमार को 101 सीटें मिली और कोई किसी की सीट पर 2 उम्मीदवार नहीं रहा। ये राहत की बात थी। लेकिन इसके बाद चिराग जो हैं, उनके सुर में 180 डिग्री का चेंज आ गया, 180 डिग्री का बदलाव आ गया। चिराग पासवान अब कह रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर दोबारा पहुंचे छठ महापर्व के अवसर पर। परिजनों के साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचाई, प्रसाद खाया बैठ करके वहां। ये मैसेज देने की कोशिश की कि अब हमारे बीच सब कुछ सही है। चिराग पासवान भी चुनावी सभा में नीतीश कुमार का पांव छूते हुए नजर आए। इससे ये मैसेज दिया गया कि अब कोई दूरी नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बचा हुआ है। भले नेता ये मैसेज दे रहे हैं, लेकिन क्या ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज पहुंच रहा है कि अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच कोई दूरी नहीं है और आने वाले दिनों में भी दोनों साथ रहेंगे? या फिर चिराग की पार्टी के जो वोटर हैं वो जेडीयू को वोट नहीं करेंगे और जेडीयू के जो वोटर हैं वो चिराग की पार्टी को वोट नहीं करेंगे जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का वोट एक दूसरे को शिफ्ट होता है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या चिराग पासवान का वोट जेडीयू को जाएगा और जेडीयू का वोट चिराग पासवान को जाएगा? लोकसभा चुनाव में ये बहुत हद तक संभव था, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी का चेहरा था और ज्यादातर वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर ही बिहार में पड़ा या पूरे देश में पड़ा। लेकिन इस बार चेहरा नीतीश का है, तो क्या चिराग पासवान के वोटर कंफर्टेबल होंगे नीतीश के नाम पर वोट डालने में, और नीतीश के वोटर चिराग पासवान के उम्मीदवारों को जिताने में कंफर्टेबल होंगे? ये देखना होगा और चुनाव नतीजों से ये तय होगा। तो लड़ाई दिलचस्प है और राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है और न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। इसीलिए चिराग पासवान और नीतीश कुमार अभी एक साथ हैं। कब तक साथ रहेंगे कोई नहीं जानता, फिर दूर होंगे या हमेशा साथ रहेंगे ये भी कोई नहीं जानता। बिहार चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, नजर बना करके रखिए। बहुत पुराने दुश्मन साथ नजर आएंगे और बहुत पुराने साथी दूर होते नजर आएंगे। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।